हेलो डियर, आज का वीडियो और शानदार होने वाला है। आप सभी थर्ड ईयर स्टूडेंट के लिए बहुत ही शानदार वीडियो है और यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। माय डियर, मैं बता दूं, इस सप्ताह भर आपका और चलेगा। इस सप्ताह के बाद जो है आपका यहाँ पे ख़त्म होने वाला है अब थर्ड ईयर का। मैंने बताया था कि दिसंबर भर चलेगा, बट इसी सप्ताह में आपका ख़त्म हो जाएगा। तो जो भी लोग हैं पढ़ने वाले, मैं यही कहूँगा कि पढ़ लीजिए, जितना हो सके पढ़ लीजिए। फिर मौका आपको नहीं मिलेगा, फिर बाद में पछताना पड़ेगा। अगर आप इग्नोर करके कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को अगर आप इग्नोर करके चल रहे हैं, सोच रहे हैं कि बड़ी आसान है, तो यह उतना ही जो है आपका हार्ड है। समझ गए? से क्वेश्चन आपके कंपटीशन में पूछ देगा ना, इसके अंदर से ही कि आपका दिमाग घूम जाएगा, कहिएगा जा हम इसको क्यों इग्नोर करके चले। तो कम्युनिटी हेल्थ में ऐसे ऐसे प्रश्न आपसे पूछ देंगे जो नहीं बनेगा। समझ गए ना? पूछ देगा कि 1 लीटर पानी को साफ करने में कितने ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है, बताइए कितना इस्तेमाल किया जाता है। कम्युनिटी का ये सवाल है, जबकि हम पढ़ा चुके हैं। तो ऐसे नहीं पढ़ाई होता है, समझ गए? पढ़ाई ध्यान से माय डियर पढ़ा जाता है। आप थर्ड ईयर है, मैं मानता हूँ कि आपका एग्ज़ाम में डिले हो रहा है, बट बेटर होगा। आपका पास समय, समझ लीजिए 3 महीना समय है। 3 महीना आपके पास समय है। एमपी वाले आराम से, जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है तब तक पढ़िए। रिजल्ट आने के बाद धड़ाधड़ रिजल्ट आ जाएगा, मामला क्लियर होगा, रिजल्ट आएगा, एग्ज़ाम होगा, फिर आपको फंस जाइएगा। तो पढ़िए, और पढ़िए कि आपको आगे भी काम दे। ऐसा ना पढ़िए कि सिर्फ पास करने के लिए पढ़े। समझ गए ना? चलिए, मिडवाइफरी गायनकोलॉजी वीडियो नंबर आपका 25 नंबर का है। इससे पहले 24 तक कर चुके हैं, और आपको पता होना चाहिए कि यह लॉन्ग वीडियो हो रहा है। शॉर्ट वीडियो तो पहले करा ही चुके हैं। ओवरऑल यह लॉन्ग वीडियो का 25वां नंबर है। ओके, तो प्रश्न है तो लॉन्ग वीडियो, लेकिन हम 2 ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है समझने के लिए। और ज़्यादातर जब प्राइवेट में पहले अगर आप काम करने कहीं जाइएगा, तो इंटरव्यू में ऐसे ऐसे ही प्रश्न जो है आपको पूछते हैं। इंटरव्यू में पूछेगा कि डीसी क्या होता है एंड डीई क्या होता है। समझ गए? 2 क्वेश्चन है जो आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा। मैं ऑब्जेक्टिव में बार बार डीसी का चर्चा करता था, तो डीसी और इसके संकेत को बताना है। डीसी का मतलब होता है डिलेशन एंड क्यूरेटेज। समझ गए? डिलेशन एंड क्यूरेटेज होता है। डिलेशन एंड क्यूरेटेज, डीसी इसको कहते हैं, डिलेशन एंड क्यूरेटेज, याद रखिएगा। डीसी का मतलब होता है डिलेशन एंड क्यूरेटेज। डिलेशन एंड क्यूरेटेज एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जिसमें सर्विक्स को डिलेट किया जाता है एवं इसके बाद गर्भाशय में स्थित अनावश्यक सामग्री को हटाने के लिए क्यूरेटेज किया जाता है। माय डियर, सबसे पहले बात को समझिए कि इसका कहने का मतलब है कि डीसी का मतलब होता है डिलेशन एंड क्यूरेटेज। डिलेशन का मतलब होता है फैलाना, और क्यूरेटेज का मतलब होता है कि साफ करना। समझ गए? तो यह एक ऐसा प्रक्रिया है जो सर्विक्स को डिलेट किया जाता है। समझ गए? डिलेशन मतलब सर्विक्स को फैलाना, मतलब ग्रीवा को डिलेट करना, विस्तारण करना। एवं इसके बाद जब विस्तारित कर दिया जाता है सर्विक्स को, तो यूट्रस में जो भी स्थित अनावश्यक सामग्री है, बच्चा जन्म लेने के बाद या फिर उसमें कुछ एक्स्ट्रा पदार्थ बचा है, तो उसको जो है अनावश्यक सामग्री को हटाने के लिए क्यूरेटेज किया जाता है। तो डिलेट मतलब, डिलेशन मतलब सर्विक्स को फैलाना, और क्यूरेटेज मतलब अनावश्यक सामग्री को हटाना। यही हमारा डीसी होता है। समझ गए? चलिए, अब इसका संकेत कब करता है? डीसी चूँकि एक प्रोसेस है कि व्यर्थ पदार्थ को जो है यूट्रस से निकालना, तो डीसी कब किया जाता है, यह कब संकेत करता है? तो डीसी प्रथम तिमाही में गर्भपात, फर्स्ट ट्राइमेस्टर गर्भपात। समझ गए? प्रथम तिमाही में गर्भपात में इस्तेमाल होगा ये। छिपा गर्भपात, मिस्ड एवर्सन, एवर्सन सही से नहीं हुआ है, कुछ पदार्थ अंदर बच चुका है, तो उस कंडीशन में यह डीसी अपनाया जाता है। हाई डेल्टी डिफॉर्म मोल। समझ गए? हाई डेटी डिफॉर्म मोल। ओके, दर्द युक्त मासिक स्राव, डिसमेनोरिया। पोस्ट मेंस, देख लीजिए,
पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, समझ गए। पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग का मतलब होता है कि मेनोपॉज आ चुका है, और मेनोपॉज के मतलब आप जानते हैं ना कि जब वैसा एज जहाँ पे एक महिला अपने उसका मासिक चक्र रुक जाता है, उसके बाद वह बच्चे को जन्म भी नहीं देती है, लेकिन उसके बाद भी ब्लीडिंग आएगा, उसे पोस्ट मेनोपॉज ब्लीडिंग कहते हैं। प्रोलिफरेटिव इंडोमेट्रियम, तो माय डियर ये सब संकेत होता है जिस संकेत में डीसी किया जाता है। तो डीसी का मतलब ही होता है कि व्यर्थ पदार्थ जो यूट्रस में बच गया है उसको बाहर निकालना। तो यह प्रथम तिमाही में गर्भपात, अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एवर्सन हो रहा है तो उसमें इसका इस्तेमाल होगा। छिपा हुआ, एवर्सन होने में कुछ चीज़ें छिप गया था, वहाँ पे बच गया था, तो उससे उसको निकाला जाएगा डीसी के माध्यम से। हाई डेटी डिफॉर्म मोल में दर्द युक्त मासिक स्राव, अगर मासिक स्राव हो रहा है लेकिन दर्द वाला हो रहा है तो उसमें डीसी किया जाता है, समझ गए। पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग में प्रोलिफरेटिव इंडोमेट्रियम, समझ गए। तो ये सब संकेत होता है डीसी का, जहाँ पे डीसी किया जाता है, समझ गए। डिलेशन एंड क्यूरेटेज यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया है, इंग्लिश में आप लोग इसको देख लीजिएगा। आगे है माय डियर यहाँ पे डी एंड डी, अब आ गया डी एंड डी, ऊपर था डी एंड सी, ए है डी एंड ई। डी एंड ई का मतलब होता है डिलेशन एंड एवैक्यूएशन, समझ गए। डिलेशन एंड इवैक्यूएशन का मतलब होता है, यह भी एक प्रक्रिया है जिसमें सर्विक्स को डिलेट किया जाता है। अब सर्विक्स ग्रीवा जो है आपको पता है कि यह यूट्रस और वैजिना के बीच का जगह होता है। तो वैजिना तो खुलिए जाएगा, लेकिन जब तक सर्विक्स में फैलाव नहीं होगा तब तक आप यूट्रस में कोई भी चीज़ को नहीं डाल सकते हैं और न यूट्रस से निकाल सकते हैं। तो डिलेट होना सर्विक्स को बहुत जरूरी है, डायलेट होना सर्विक्स को बहुत ज़रूरी है, फैलना, समझ गए। इसके बाद जब आपका सर्विक्स महिला का डायलेट हो जाए, फैल जाए, तो उसके बाद गर्भाशय गुहा में, समझ गए, यूटेराइन कैविटी में उपस्थित जो कंसेप्शन प्रोडक्ट है उसको हटाया जाता है। मीन्स यहाँ पे सीधा कहा जाए कि जो यूट्रेन कैविटी में जो कंसेप्शन प्रोडक्ट है, मतलब जो बच्चा निर्माण लेने वाला जो प्रोडक्ट है, वह प्रोडक्ट को हटाना ही डिलेशन एंड एवैक्यूएशन कहलाता है, समझ गए। डिलेशन मतलब तो फैला देना, सर्विक्स को फैला देना। अब एवैक्यूएशन का मतलब है कि जो कंसेप्शन बना है, जो प्रोडक्ट बना है यूट्रस गुहा में, उसको निकाल देना, हटा देना, एवैक्यूएशन होता है। तो यही डिलेशन एंड इवैक्यूएशन हो गया। संकेत, द्वितीय तिमाही में गर्भपात, सेकेंड ट्राइमेस्टर में एवर्सन, अपूर्ण गर्भपात मतलब इनकम्प्लीट जो है एवर्सन में ये किया जाएगा। हाई डेटी फॉर्म मोल में भी ये होगा। इन्वेटिबल एवर्सन, पहली तिमाही में इंडेक्शन ऑफ एवर्सन। तो माय डियर ये सब कुछ खास नहीं है, डीसी हो या फिर आपका डीई हो, यह एक प्रोसेस है जो आपके एवर्सन में जो है मदद करता है, यह एवर्सन में इस्तेमाल किया जाता है। यह प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल एवर्सन में करते हैं। चाहे डीई होगा तो वह सेकेंड ट्राइमेस्टर में इस्तेमाल होगा, अपूर्ण गर्भपात में इस्तेमाल होगा, हाई डेटी डिफॉर्म मोल में इस्तेमाल होगा, इन्वेंटिबल एवर्सन में इस्तेमाल होगा, और इंडक्शन ऑफ एवर्सन, पहली तिमाही में जो इंडक्शन ऑफ एवर्सन होता है तो इनमें जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो नॉर्मली डीई हो या फिर आपका डीसी हो, दोनों का इस्तेमाल जो है आपके किया जाता है एवर्सन की क्रिया में। अगर डीसी होगा तो वहाँ पे एवर्सन होकर अगर कुछ पदार्थ अंदर में छूट गया है तो उसको निकाला जाता है डीसी के द्वारा, समझ गए। और अगर मान गए जो कंसेप्शन पदार्थ है, जो मटेरियल अंदर बना है यूट्रस में, अगर उसको ही अगर निकालना है, यानी सीधा कहिए गर्भपात कराना है, तो उसके लिए डीसी मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, समझ गए। चलिए, चाहे अगर कोई पहले अपूर्ण गर्भपात करा दिया हो या फिर द्वितीय तिमाही में गर्भपात कराया हो, तो उन सब कंडीशन में अगर द्वितीय तिमाही में गर्भपात कराना हो तो डी मेथड का इस्तेमाल करेंगे। अगर अपूर्ण गर्भपात अगर पहले किया हो तो उसमें भी डी मेथड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अपूर्ण गर्भपात में पूर्ण रूप से गर्भपात नहीं हुआ रहता है, कुछ कंसेप्शन अंदर रह जाता है प्रोडक्ट, समझ गए। उसके बाद पहली तिमाही में इंडक्शन ऑफ एवर्सन, मतलब
मतलब समझ रहे हैं ना। तो ये सब चीज़ें जो है आपको याद रखना है। तो ये चीज़ें आपका हो गया डी और डीसी, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों दिया है। अब आता है हमारा एक अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन है हाइड्रामेनियोज के बारे में, समझ गए, हाइड्रामेनियोज के बारे में, ठीक है ना। आगे चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रामेनियोज के बारे में आज हम लोग देखेंगे कि हाइड्रामेनियोज का क्या कारण, क्या लक्षण, क्या निदान, क्या जटिलता, क्या प्रबंध होगा। सबसे पहले आपको समझना है कि भाई मेरे ये हाइड्रामेनियोज होता क्या है। हाइड्रामेनियोज का मतलब होता है कि यह एक असमान स्थिति होती है। सबसे पहले समझना है कि असमान का मतलब क्या होता है, कि जो समान से अलग हो, समझ गए, जो क्या हो, समान से अलग हो, वह असमान हो जाता है, समझ गए। अब यह एक असमान स्थिति होती है जिसमें गर्भ अवस्था में भ्रूण के चारों ओर जो एमनियोटिक फ्लूइड, जो द्रव जो होता है, उसका मात्रा अधिक हो जाता है, समझ गए। 1% गर्भ अवस्था प्रेगनेंसी के मामले में ऐसी स्थिति होती है। इसे पॉलीहाइड्रोमेनियोज अथवा एमनियोटिक फ्लूइड डिसऑर्डर भी कहते हैं। अब माय डियर होता यह है, हाइड्रामेनियोज का मतलब होता है कि जैसे आप लोग को पहले से पता है कि मैं आपको पहले से बता रखा हूँ कि मानिए यह यूट्रस है, समझ गए, इसमें जो है कोई बच्चा जो है पल रहा है, समझ गए, एक कोई बच्चा है जो पल रहा है, समझ गए। अब यूट्रस में आपको पता है, मैं पहले भी पढ़ाया हूँ कि बहुत सारे तरल जो है भरा रहता है बच्चा के चारों साइड से यूट्रस में। तो यह द्रव होता है जिसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, समझ गए, उल्वोदक द्रव भी कहते हैं, पहले पढ़ाए। तो ये द्रव अगर जो है यह चूँकि यह एक असमान स्थिति होता है, तो इसमें गर्भ अवस्था में जो ये भ्रूण है यूट्रस में, इसके चारों ओर जो ये द्रव की मात्रा होनी चाहिए, यह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अत्यधिक हो जाता है। और यह अत्यधिक हो जाना भी एक असमान स्थिति होती है। तो इसीलिए हम इसे हाइड्रामेनियोज या फिर एमनियोटिक फ्लूइड डिसऑर्डर, समझ गए, या फिर इसे पॉलीहाइड्रामेनियोज भी कहते हैं। यह मामला ज़्यादा नहीं, 1% मामले में ही पाया जाता है। तो इस हिसाब से यह बहुत ही जो है माइनर केस है, ज़्यादा मेजर नहीं है, समझ गए। प्रकार की बात किया जाए तो आपके सामने है एक्यूट हाइड्रामेनियोज और क्रॉनिक हाइड्रामेनियोज, समझ गए। ऐसी स्थिति में 3 से 4 दिन में ही गर्भाशय की ऊंचाई जो है इफिसेट्रनम तक पहुंच जाती है। यह स्थिति 10 से 20 सप्ताह की गर्भ अवस्था में ही हो जाती है और समान रूप से यूनिओवुलर ट्विंस की गर्भ अवस्था से संलग्न रहती है। तो एक्यूट हाइड्रोमेनियाज जो होता है, यह ऐसा स्थिति जो है 3 से 4 दिन में ही गर्भाशय की ऊंचाई जो है यहाँ पे देख लीजिए इफी एस्टर्नम, समझ गए ना, इफी एस्टर्नम तक पहुंच जाती है। यह स्थिति 10 से 20 सप्ताह की गर्भ अवस्था में हो जाती है। अब एक्यूट हाइड्रोमेनियाज जो होता है, यह 10 से 20 सप्ताह के प्रेगनेंसी में होता है और समान रूप से यह यूनिओवुलर ट्विंस की गर्भ अवस्था में संलग्न रहती है। और यह यूनिओवुलर ट्विंस क्या होता है, मैं आपको बता दिया हूँ कि एक ही अंडा निषेचित हुआ और 2 अलग अलग पार्ट में विभाजित हो जाता है, तो वही यूनिओवुलर होता है, जिसमें लिंग और फेस और शकल सब समान रहता है यूनिओवुलर में, समझ गए ना। तो आप लोग को समझा दिए। एक्यूट हाइड्रोमेनियाज होता है जो अचानक से जो है आपके बॉडी में फ्लूइड बढ़ने से, यूट्रस में फ्लूइड बढ़ने को कहते हैं। क्रॉनिक होता है, यह स्थिति गर्भ अवस्था के अंतिम दिनों में धीरे धीरे होती है। यह गर्भावस्था के 30 सप्ताह के पश्चात आरंभ होती है, क्योंकि यह लंबे अवधि का क्रॉनिक वाला होता है और क्रॉनिक वाला जो चीज़ें है वह लंबे अवधि का होता है, इसलिए यह 30 सप्ताह के बाद जो है आरंभ होता है। जबकि ये जो है 10 से 20 सप्ताह के बीच में ही होता है और फिर धीरे धीरे समान भी हो जाता है, समझ गए। क्रॉनिक और एक्यूट याद रखिएगा टाइप्स में। कारण की बात किया जाए तो भ्रूण अनियमितता जैसे इसोफिजियल एट्रेसिया, फेशियल क्लेफ्ट, एनसेफली आदि जो है इसके कारण बनते हैं। तो भ्रूण में एबनॉर्मलिटी होने से, समझ गए, भ्रूण में एबनॉर्मलिटी होने से भी जो है यह आपके हाइड्रोमेनियाज हो सकते हैं। भ्रूण में क्या हो सकता है, इसोफेगल एट्रेसिया हो सकता है, आप लोग सेकेंड ईयर में पढ़े हैं।
फेशियल क्लेफ्ट हो जाता है, समझ गए, एन्सेफलोपैथी हो जाता है, मतलब समझ रहे हैं ना। तो ये सब कारण जो है आपके एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ जाते हैं यूट्रस में। अपरा में ट्यूमर भी इसका कारण, प्लेसेंटा में ट्यूमर भी इसका कारण हो सकता है। माँ का मधुमेह से पीड़ित होना, माँ अगर मधुमेह से पीड़ित है तो उसका तरल जो है यूट्रस में ज़्यादा हो जा सकता है। माँ में हृदय व गुर्दा रोग, माँ में हार्ट और किडनी का डिजीज, बहुगर्भावस्था मल्टीपल प्रेगनेंसी में भी जो है एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ सकता है। मोनोजाइगेटिक ट्विंस में भी यह समस्या देखा जा सकता है। तो कारण की बात करेगा आपके सामने में है। कुछ कारण भ्रूण से रिलेटेड हो सकता है, जो आपके भ्रूण में इसोफेगियल एट्रेसिया, समझ गए, फेशियल क्लेफ्ट, एन्सेफली, ये सब भ्रूण से रिलेटेड है। बाकी अपरा में ट्यूमर, माँ का मधुमेह होना, माँ में हृदय रोग होना, किडनी रोग होना, मल्टीपल प्रेगनेंसी होना, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ये सब जो है कारण बन सकते हैं आपके कि यूट्रस में एमनियोटिक फ्लूइड का मात्रा ज़्यादा हो जाए, समझ गए, ये सब कारण होता है। रही बात अगर किसी का यूट्रस में अगर एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उसमें क्या होगा माय डियर, चलिए लक्षण को देखते हैं। यहाँ पे है सामान्य से जल्दी व छोटी सांस लेना, चूँकि हम लोग देखे हैं कि इफी एस्टर्नम तक जो है यह ऊपर तक चला जाता है इसका जगह। तो अगर किसी के यूट्रस में ज़्यादा पानी भरा है, समझ गए ना, तो क्या होगा कि वह पेट के भाग में इफी एस्टर्नम के तरफ, छाती के तरफ जो है उसका बढ़ने लगता है, समझ गए। इस चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। उसका जो दबाव है वह छाती के तरफ चलने लगता है, जिसके कारण जल्दी जल्दी सांस और छोटी सांस महिला लेने लगती है। पेट फूला हुआ व कठोर रहता है। अब एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा होने से वह तो भाई है तो यूट्रस में, लेकिन जब पानी ज़्यादा उसमें रहेगा फ्लूइड तो यूट्रस का आकार ज़्यादा बढ़ेगा, तो उसके लिए पेट भरा हुआ और कठोर भी लगता है। इनडाइजेशन होता है, अपच होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वह पेट के कुछ हिस्सों को एक्युपाइड कर लेता है। सूजन आना विशेष रूप से पैरों में देखा जाता है तरल बढ़ने से। उदर का आकार बड़ा हो जाना भी इसमें दिखता है, समझ गए। हृदय धड़कन बढ़ने लगता है। उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन, प्री एक्लेम्सिया के लक्षण दिखते हैं। भ्रूण की धड़कन जो है सुनाई न पड़ता है। तो ये सब कुछ जो है आपके कारण है जिसको मैंने आपको यहाँ पे बताया, समझ गए। सॉरी, यहाँ पे कुछ लक्षण है जिसको मैंने आपको बताया कि अगर किसी को एमनियोटिक फ्लूइड डिसऑर्डर हो या अगर एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा हो तो उसमें जल्दी छोटी छोटी सांसें लेना, पेट फूला होना, अपच होना, सूजन होना, विशेषकर पैरों में, उदर पेट का बड़ा होना, हृदय धड़कन बढ़ना, उच्च रक्तचाप होना, प्री एक्लेम्सिया के लक्षण, भ्रूण की हृदय धड़कन सुनाई न देना, ये सब लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है ना। निदान की बात किया जाएगा तो शारीरिक परीक्षण महिला का किया जाएगा, हिस्ट्री लिया जाएगा कि कब से है, कैसे है, समझ गए। ब्लड का एग्जामिनेशन किया जाएगा, एमनियोसेंटेसिस किया जाएगा, एमनियोटिक फ्लूइड का टेस्ट किया जाता है, एमनियोसेंटेसिस, समझ गए। अल्फा फीटोप्रोटीन एग्जामिनेशन, AFE, अल्फा फीटोप्रोटीन एग्जामिनेशन, समझ गए, और USG किया जाता है। तो ये कुछ निदान है जिस निदान को करवा कर पता कर सकते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड कितना है, नहीं है, किस कारण से बढ़ा है, ओके। रही बात जटिलता की, तो जटिलता में माँ तथा शिशु में निम्न जटिलता हो सकता है। अब अगर किसी को एमनियोटिक फ्लूइड बहुत ज़्यादा भरा हो, उसका ट्रीटमेंट ना अगर कराया जाए, उस पर ध्यान ना दिया जाए और उसे ये ध्यान देकर छोड़ देता है लोग कि प्रेगनेंसी है इस कारण से पेट भरा है, बड़ा दिख रहा है, तो वहाँ पे भूल होता है, समझ गए। ऐसा नहीं करना चाहिए। इस कंडीशन में महिला को शॉक लग सकता है, महिला का प्लेसेंटा रिटेंड कर सकता है, प्री मैच्योर बच्चा जो है जन्म से मैच्योर होने से पहले ही जन्म ले सकता है, प्रसव के बाद जो है बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग आ सकता है, माल प्रेजेंटेशन हो सकता है बच्चा में, समझ गए, प्री एक्लेम्सिया हो सकता है, कोल्ड प्रोलैप्स हो सकता है, दुर्घटना रक्तस्राव हो सकता है, इंट्रा यूटेरिन डेथ और बच्चे के यूटरस के अंदर ही डेथ हो सकता है। तो ये सब कुछ जटिलता है जिस पर ध्यान देना चाहिए। अगर पेट सामान्य से ज़्यादा लगे, बड़ा लगे, कठोर लगे, बच्चा में हलचल ना हो, तो इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। सांस आप महिला का छोटा चलने लगे, धड़कन तेज हो जाए तो ध्यान देना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारा
प्रॉब्लम है और उसका ट्रीटमेंट करवानी चाहिए, समझ गए। तो उसमें ये सब जटिलता यहाँ पे दे रखा है जिसको आपको ध्यान में रखना है। रही बात प्रबंध की माय डियर, तो अगर कोई महिला है उसके यूट्रस में एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा है तो कैसे उसका प्रबंध किया जाएगा। जो आप लक्षण देखे हैं उस लक्षण को भी यहाँ पे प्रबंध में लिखेंगे उसके लिए भी, और साथ में जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसके लिए भी जो है हम लोग लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं। रोगी को बिस्तर पर पूर्ण विश्राम दे। अब ऐसे मरीजों को काम बिल्कुल नहीं करने देना चाहिए, बिल्कुल बिस्तर पर लिटा के आराम ज़्यादा से ज़्यादा दिलाना चाहिए, ठीक है, ताकि उसका श्वसन की कार्य ठीक रहे और उसका आराम मिले, समझ गए ना। रोगी को कम नमक वाला भोजन तथा पेय पदार्थ कम देने चाहिए क्योंकि उसके बॉडी में ऑलरेडी पहले से तरल भरा है। कब्ज को दूर करने के लिए मिल्ड प्यूरिगेटिव देनी चाहिए, समझ गए। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। चौथा है मूत्रल दवाएं डायूरेटिक्स देना चाहिए ताकि सूजन को कम कर सके, क्योंकि लक्षण में देखें कि पैरों में भी सूजन हो जाता है। गर्भस्थ शिशु की विकृतियां की जांच करने के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी करवानी चाहिए, जिससे अगर पता चल जाए कि बच्चा में कोई प्रॉब्लम के कारण या तो माल प्रेजेंटेशन के कारण हो रहा है तो पता चल जाएगा, तो उसका जो है ठीक किया जाएगा। अधिक दर्द हो तो एनाल्जेसिक देना चाहिए। यदि प्री एक्लेम्सिया हो तो डायूरेटिक्स के साथ एंटी हाइपरटेंसिव तथा एंटी कन्वल्सन दवा भी देनी चाहिए, समझ गए। तो माय डियर, अगर अधिक दर्द हो तो एनाल्जेसिक दे, यदि प्री एक्लेम्सिया हो तो डायूरेटिक दे, सूजन को कम करेगा, बीपी को कम करेगा, तथा एंटी हाइपरटेंसिव दवाइयाँ दे या एंटी कन्वल्सिव दवाइयाँ दे, समझ गए। आगे है संक्रमण से बचाव के लिए प्रोफिलाइटिक एंटीबायोटिक देनी चाहिए। महिला के वाइटल साइन को निरंतर रिकॉर्ड करते रहना चाहिए। इंडोमिथासिन 25 मिलीग्राम देने से एमनियोटिक द्रव में कमी आती है, समझ गए। और आगे है प्रसव पश्चात रक्त रोकने के लिए प्रोफिलाइटिक इर्गोमेट्रिन देनी चाहिए, जिससे जो है आपके पोस्ट लेबर यानी प्रसव के बाद रक्तस्राव रोकने के लिए प्रोफिलाइटिक इर्गोमेट्रिन देनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपका मैंने यहाँ पे 11 पॉइंट दिया, जो आप जो है इसके प्रबंध में हाइड्रोमेनियाज के प्रबंध में आप इसे आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो माय डियर, मैंने 2 प्रश्न ऐसे 3 प्रश्न बताया, बाकी वो दोनों DE और DC दोनों छोटा था और ये चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पे टोटल मैंने इंग्लिश में हिंदी में दे रखा है। अब देखिए मैं बताता हूँ यहाँ पे एक तरीका। देखिए अगर मैंने आपको D एंड C पढ़ाया, ठीक है, D एंड C पढ़ाया, D एंड मैंने E पढ़ाया, समझ गए, D एंड D और D एंड C पढ़ाया। अब मैंने D और E और D एंड C को समझा दिया, लेकिन आपको कन्फ्यूजन रह जाए, फिर भी आप क्लियर से नहीं समझ पाए, तो एक बार आप मैं जो कह रहा हूँ अगर इसको फॉलो कीजिएगा तो रियल में देखिएगा कि जितना टॉपिक्स हम पढ़ाएंगे ना वो टॉपिक आपके मुट्ठी में हो जाएगा। मैंने बता दिया, समझा दिया। अब एक बार इसके बेसिक तथ्य को जानना है बिल्कुल आसान भाषा में, तो कहाँ जाना है आपको, गूगल पर जाना है, ठीक है, गूगल पर जाना है। गूगल पर जाइए और मैंने आपको जो पढ़ाया कि D एंड E क्या है, अब D एंड E कुछ हद तक तो हम पढ़ाएं तो जान गए। अब गूगल पर जाइए, मारिए कि D एंड E फॉर फीमेल, तो आपको वहाँ पे D एंड E के बारे में पूरा बता देगा, समझ गए। या फिर D एंड C के बारे में पूछिएगा तो पूरा बता देगा, और उसको 2-4 लाइन रहेगा, पढ़ के आप समझ लीजिएगा तो ओ हाँ इस प्रकार से ये चीज़ें हैं, अब पूरा क्लियर आ गया। तो कम से कम यहाँ से एक रास्ता तो आपको मिलेगा ना, जो जाके आप समझिएगा। टॉपिक जो हम डेली पढ़ाएंगे उसको जाके सर्च कीजिएगा तो उससे रिलेटेड नॉलेज आपको बढ़ जाएगा। तो नॉलेज गेन किया ऐसे ही जाता है, सिर्फ एक बुक पढ़ लेने से और एक चीज़ें पढ़ लेने से नॉलेज नहीं होता है। नॉलेज रिसर्च करने से बढ़ता है, और वह रिसर्च कहाँ से लाएंगे, यहाँ वीडियो देखिए, समझ गए। टॉपिक जो नहीं आता है क्लियर होता है उसको गूगल पर जाइए, गूगल पर सर्च मारिए, समझ गए। जहाँ भी आपको लगे सर्च मार के हम इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं तो वहाँ से आंसर प्राप्त करके समझ लीजिए। तो यही तरीका होता है कि रिसर्च करके पढ़े तो ज़्यादा दिन तक याद रहेगा, समझिए रहिएगा, तो आपका जॉब में भी ज़्यादा कठिनाई नहीं होगा। बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा PDF का, डाउनलोड करके पढ़िएगा। तब तक धन्यवाद।